तो हम क्या पढ़ रहे थे? सेवेंथ प्रॉपर्टी। चैप्टर का नाम था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ देखोगे किसके नाम से? नो वन। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये पढ़ रहे थे। इसमें क्या क्या कर लिया था बताओ? क्या क्या चीजें कर ली हमने? सबसे पहले चेक किया डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। क्या होता है जल्दी बताओ? एक बच्चा बोलेगा, एक बच्चा। डी सबसेट, ठीक है। आपके डी ऑर्बिटल के कितने एलिमेंट्स कितने होते हैं इसमें? 40 एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं? नहीं होते ना। कितने होते हैं? 36। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या था? जल्दी ट्रांजिशन एलिमेंट। आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? पीरियड नंबर 4 to 7। कितनी सीरीज रहती है इसमें? 4। कौन कौन सी? 3D सीरीज क्यों कहते हैं? 3D ऑर्बिटल। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है? 3D ऑर्बिटल में। 3D जब फिल होता है तो पीरियड नंबर कौन सा होता है? 4 होता है ना बच्चे। n की वैल्यू 4। फिर 4D सीरीज, 4D में पीरियड नंबर कौन सा होता है? 5। फिर 5D 6D में पीरियड नंबर 7। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताता है वो? पीरियड नंबर के बारे में है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें ग्रुप कौन कौन से आते हैं? फोर्थ पॉइंट हो गया ये। फिफ्थ पॉइंट बताओ ग्रुप कौन कौन से आते हैं डी ब्लॉक में? ग्रुप नंबर 3 to 12। ग्रुप नंबर 3 to 12। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़े ग्रुप का नाम बताओ, बता दोगे? यस सर। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कौन सा होगा? लार्जेस्ट ग्रुप का मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स होने वाले हैं। क्या होने वाले? जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। किसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने वाले? कितने ग्रुप है आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल? 18 ग्रुप है ना। तो 18 ग्रुप में से सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? आपने ऐसा पढ़ा है? स्कैंडियम। फिर क्या आता है? एटम एंड एटॉमिक नंबर बताओ इसका। स्कैंडियम का 21। इसका 436। शाबाश। ये 57। फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम, ऑफ्नियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 20। जिरकोनियम 40। इसका मैम इसका हो जाए क्या? 72। यस मैम। फिर इसके नीचे क्या आता है? आई अंडरस्टैंड। एक्टिनाइड। क्या आता है? एटॉमिक नंबर 89 है ऐसा कुछ? यस मैम। यहाँ पे क्या आता है आपका? रदरफोर्डियम। क्या आता है? आवाज नहीं गई। रदरफोर्डियम एटॉमिक नंबर। तो अब देख लो, तुम्हें जब ये पता होगा कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 है। ये कौन सा ग्रुप है? 4। ग्रुप नंबर 3 में तुम जब काउंट करोगे अकॉर्डिंग टू योर से लाइट ऑन कर दो एक बार जाके ना। ठीक है। तो जब मैंने कहा ग्रुप नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 4। ग्रुप नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 ही है। इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं होता, आगे तो स्पेस रहता है कि नहीं रहता? नीचे को 7 पीरियड तक पहुंच गए हैं। पीरियड नंबर 7 तक तो हम पहुंच गए हैं। तो कितने हैं ग्रुप नंबर 4 में एलिमेंट? 4 है। ग्रुप नंबर 3 में कितने हैं? 1 2 3 4। जो मैंने ये लिखे हैं ये कहाँ है? क्या एफ ब्लॉक किसी और ही ग्रुप में? नो। कोई ग्रुप तो होगा उसका। वो ग्रुप यही है, थर्ड ग्रुप। समझे? इसके लिए आज की डेट में जो पीरियोडिक टेबल मॉडिफाई हुआ है वो भी, उसमें भी अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो आगे वेल हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए एफ ब्लॉक के लिए पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस नहीं था, इसलिए उसको कहा गया। वो आपका कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? ग्रुप नंबर 3 में। और कैसा है वो? अगर 57 तुम्हारा यहाँ 58 इसके पीछे है जाके,
यस ये वाला पॉइंट मेंशन कर लेना। इतना ही बड़ा सा डी ब्लॉक है। उसके बाद क्या कर रहे थे? जर्नल प्रॉपर्टीज। जर्नल प्रॉपर्टी में क्या लिखा था सबसे पहले? हाँ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल गया। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, पहला किया मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट है, फिर हीट ऑफ एटमाइजेशन, फिर साइज, फिर मेटेलिक प्रॉपर्टी। इसके बाद कल क्या किया था? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। ये सारी प्रॉपर्टीज कर ली, आप लोगों को समझ भी आ गई ये सारी अच्छे से आ गई। अगर मैं पूछूंगी व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द कलर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो तो मैंने मान लिया, ठीक है। इस पर किस तरह से एक्सप्लेन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट ट्रांजिशन एलिमेंट गिव्स द कलर? हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे एटलीस्ट बता दो क्या मतलब है। काम घर पे भी ना छोड़ा दो। ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मान लिया मैंने, पर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्साइटेड से जाते हैं, वेरी नाइस। तो अब इसको थोड़ा ट्रांसलेट कर लोगे? क्या लिखोगे, किस तरह से बोलोगे? During the formation of the complex, it approach the set. Just a second, hold down. एक बार मैं फिर से बताती हूँ। During the formation of the complex, कौन बना रहा है कॉम्प्लेक्स? डी ब्लॉक के मेटल जब कॉम्प्लेक्स बना रहा है किसके साथ? लिगेंड के साथ। तो क्या होता है उस टाइम पे? यहाँ देखो ध्यान से, वैसे तो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपका मेटल है, मेटल जब आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम उसके चारों तरफ से कौन आता है? लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। हाँ ठीक है, इसने एग्जांपल बता दिया। तो लिगेंड के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। मेटल के डी ऑर्बिटल में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने की वजह से मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो आपके डीजेनरेट लेवल में ना रहकर स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट्स में, D2G, EG। पढ़ा है सब कुछ? यस सर। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपका ट्रांसफर होता है ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। तो हायर एनर्जी में ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है वो उसको एमिट कर देता है। एमिशन के साथ कलरेशन होती है। ऐसा कुछ पढ़ा था? यस मैम। ठीक है ना? एक बार पढ़ो जरा, क्या इसका मतलब वही है जो मैंने लिखा है, ऐसे तुम याद होना चाहिए ना। यही है। अब स्टेटमेंट लिखने में कोई दिक्कत होगी? पक्का नहीं होगी ना? मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका सैटरडे तक डी ब्लॉक खत्म करवा दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली। अगर ना हो पाए तो मंडे या ट्यूसडे में हो जाएगा, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये चैप्टर निपट जाएगा आपका। अब सिलेबस कब होगी? तो सिलेबस का एक चैप्टर तो कर ले अच्छे से। सिलेबस तो हो ही जाएगा, जब एक चैप्टर निकल गया फिर दूसरा भी निकल जाएगा, तीसरा भी निकल ही जाएगा, है ना? 10 से 15 दिन में एक चैप्टर ट्राई करेंगे, है ना? नवीन में 9 चैप्टर होने चाहिए। कर लिया? ठीक है जी। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। भैया तुम्हारे गाने वगैरह बंद करो सब, कोई गुनगुना तो रहा है। और कौन हो सकता है? जैसे डॉक्टर गाने गा रहे हैं।
बताओ। हाँ बोलो बोलो। आयन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है। आयन को तोड़ने के लिए आयन को तोड़ने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होता है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने क्या बताया है, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? अगर मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ। 8 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 आगे 3p6 2p6 2p। अरे भाई 8 भरने हैं, एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8, 2 तो भर गए। यहाँ कितने आएंगे? 4। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं कुछ इसको इस तरह लिख दूं, अंदर आपका क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन। क्या होते हैं? कितने प्रोटॉन होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर है। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 8। उसके बाहर पहली शेल कौन सी है? अगर मैं इसको 1s लिखती हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में? 2। सेकंड में 2s2। अगर लेट्स सपोज मैं इसको सेकंड पीरियड ही लिख रही हूँ, लेट्स सपोज इसमें 2s और 2p मैंने दोनों ही लिख दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब मैं कह रही हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। आयन क्या है? आयन पता है? कैटायन एनायन। यस मैम। आयन बनाना है। क्या बनाना है? आयन बनाना है। कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं कोई ये डेफिनेटली कोई एनर्जी है, कोई एनर्जी है ये डेफिनेटली। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं खुद ऐड करूं, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। ऑफ एन एटम इन आइसोलेटेड, पढ़ा है सब? यस। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट ऐसा कुछ पढ़ा है? क्या कहा मैंने? मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी एक इस तरह की एनर्जी होती है जो आपके एटम में, एटम ये ना ऑक्सीजन का एटम, जब आपका आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होगा, ये मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। एटम आप ये नहीं कहोगे O2, ये मॉलिक्यूल है। एटम है कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में? इस एटम को लेना है गैसियस स्टेट में, पहला काम। दूसरा काम, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको मुझे बाहर निकालना है। यहाँ से इसको बाहर निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगी, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? पहले ये ड्रॉ करोगे? यस। बेटर है ना, फिर मैं डेफिनेशन बताती हूँ। हो गया? डेफिनेशन लिखो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the valence electron, energy required to remove valence
of an atom in their isolated gaseous state, इसके नीचे लिखना कुछ इस तरह से, कोई मेटल है हमारा, इसको मैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रही हूँ, इसमें डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स होने वाले हैं, प्रोटॉन के कितने होंगे, तो मैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, प्लस बन गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, x-1, प्रोटॉन कितने रहे, x, कोई दिक्कत, ठीक है ना। कोई भी मेटल है वो अकेला दिख रहा है, मैं इसको एक्चुअली लिख रही हूँ M2। मैम तो आप तो बोलते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, हाँ होते हैं, पर जब निकल गए तो फिर क्या कर सकते हैं, रिएक्शन तो होती है ना, तो प्रोटॉन, अच्छा रिएक्शन होने के बाद तो वो होता है ना, फिर रिएक्शन होने के बाद तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही रहे हैं, सॉरी। ठीक है, ये चीज समझ गए ना, आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात करेंगे देखो जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले मैं बात करूंगी अलोंग द पीरियड, कहाँ बात करूंगी, अलोंग द पीरियड। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, वही तो पूछ रही हूँ, ज्यादा लगेगी, क्यों लगेगी। अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है बताओ भाई, अच्छा अलोंग द पीरियड, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है, शाबाश। क्या है, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता है, और क्या कहा था मैंने, प्रोटॉन बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होता है, क्या होता है, प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो गया तो क्या इंक्रीज हो जाता है, डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहा है, अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से पकड़ा हुआ है, ज्यादा अच्छे से पकड़ा है तो एनर्जी भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कौन सी एनर्जी, और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, फोर्स बढ़ेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन लिखो, अलोंग द पीरियड, वैसे तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, मतलब अगर आप थ्योरेटिकल लिखो, ये एटलीस्ट ये वाली चीजें तो लिख लो ना, थ्योरी वाइज रहने दो, पर ये तो लिख लो। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता होगा, क्यों, जब हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है, उसके साथ साथ क्या बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बढ़ता है,
यस सर बिल्कुल। डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियस है, ये डिस्टेंस ये इतना बढ़ गया, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फोर्स तो कम हो गया, ये कम खींच रहा है तो साइज तो बढ़ गया। फोर्स अगर आप देख लो, फोर्स कम है, फोर्स कम है, कम है मतलब कम खींच रहा है, कम खींच रहा है, कम खींच रहा है, तो एनर्जी देनी है मैंने किसके लिए? इसको निकालने के लिए। यही तो तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी है। यस सर। कितनी दूं? कम। कम। Therefore, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लिखेंगे अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? पीरियड में आपकी आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ये जनरल ट्रेंड है। यस सर। अभी तक डी ब्लॉक पे आए नहीं हम। दिस इज योर जनरल ट्रेंड। क्या हो गया भाई, क्यों खुश हो रहा? क्या हो सामने खाना खा के आ जाए। खाना तो सभी खाते हैं, पता नहीं इसका क्यों याद आता है सबको। क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बताओ लास्ट में? प्रत्यक्ष बोलो, शाबाश, अब जल्दी बोल। मैम जो फोर्स लगती है किसके लिए? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन वो तो फोर्स ही होगा ना, जो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में वो फोर्स जो लगेगा वो फोर्स ही होगा। वो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे हो गया? सोचो जल्दी, हो गया ये क्वेश्चन? मतलब मुझे लग रहा है तुम बोर हो रहे हैं आप पढ़ के। नहीं नहीं मजे आ रहे हैं, रोके को नहीं आ रहे। एक्सेप्ट रोका, एक्सेप्शन मिल गई एक। बोल पे बता क्यों नहीं रहा क्या मैम जो होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना। हाँ, कहाँ से निकालना? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते? उससे निकालते ही इलेक्ट्रॉन है, तेरे में इलेक्ट्रॉन है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं तो निकालना पड़ेगा ना, कहाँ से निकालना? उससे एटम से। एटम ठीक है, कौन सी स्टेट से एटम की? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब अकेला। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब कभी कहते हैं ना ये आइसोलेटेड है बहुत आजकल, है ना, या फिर ये आइसोलेशन वाला टर्म है। आइसोलेशन आया अकेलापन से कि अकेले कौन सी चीज कितना रहती है। अब बात करेंगे ट्रेंड्स ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक। यस डी ब्लॉक एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ने वाला है। ठीक है, डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। तो मैं सबसे पहले 3D एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। 3D में कौन कौन आता है जल्दी बताओ? स्कैंडियम टू जिंक। हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यही आता है। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें क्या पता है, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी जो तुमने नॉर्मली पढ़ा है तो क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ साइज क्या होता है? इंक्रीज पड़ा है यहाँ से यहाँ साइज क्या होता है? इंक्रीज। यहाँ से यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है। प्रोटॉन के नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में बढ़ता है। फोर्स बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ा? पर फिर भी साइज में भी एक्सेप्शन देखा था इसमें। देखा था? अगर हम नॉर्मल साइज की बात करेंगे, अगर तुम्हें याद हो साइज में अगर कहेंगे कि हमने तो कहा ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। यस यस ये वाला ट्रेंड ये गलत हो गया था। ये गलत है। फिर दूसरा साइज की बात करेंगे। दूसरा साइज क्या पढ़ा था हमने? स्कैंडियम डिक्रीज। यहाँ से क्रोमियम तक बढ़ा रहता है ना, मैंगनीज तक आपका ये चलता है। उसके बाद क्या करना है? मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट पर। फिर क्या हुआ? इंक्रीज।
उसके बाद क्या आता है आपका कॉपर जिंक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल पड़ा था। यस ठीक है, इसको आप इंक्रीजिंग रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा क्यों हुआ था साइज का ऑर्डर? न्यूक्लियर चार्ज और वो सब यहाँ से जब हमने साइज की बात करी थी, हमने कहा था यहाँ से यहाँ चलेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बोला था। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, बोला था। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से साइज डिक्रीज होता है, ऐसा कुछ देखा था। पर यहाँ से यहाँ तक ऐसा क्या हो गया? यहाँ तक इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक एक ऐड हो रहे थे। मैंने कहा Z इफेक्टिव प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए था। यहाँ का जितना हमारा जो Z इफेक्टिव है, ठीक है, Z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना वो बढ़ा उतना रिपल्शन हो गया, रिपल्शन भी उतना ही बढ़ गया और आपका Z इफेक्टिव जितना हो गया तो साइज बराबर हो गया। फिर यहाँ पे क्या बात हुई थी? क्या उल्टा? कितने आपके इलेक्ट्रॉन कितने आ गए थे? D9 और D10। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो गया था? रिपल्शन सिग्मा ज्यादा बढ़ गया था एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज बढ़ गया था। अगर D इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन से साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज बढ़ जाता है। ऐसा कुछ साइज का ट्रेंड भी बढ़ा था। यस सर। अब आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम पढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या बोलूं मैं? स्कैंडियम टू जिंक। हमने क्या पढ़ा? यहाँ से यहाँ एक्चुअल में जो हमने ट्रेंड पढ़ा, यहाँ से यहाँ साइज छोटा होता है, जनरली देखा ना, छोटा होता है। छोटा होता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। जनरली क्या होना चाहिए था? आयनाइजेशन एनर्जी इधर को इंक्रीज होनी चाहिए। यस सर। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ये भी लिखो, साथ में क्रॉस में करो। ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तुम, पहले ये लिखो, फिर साइज का ऑर्डर लिखो, फिर ये लिखो, फिर इसको इनकरेक्ट करो, क्योंकि साइज और आयनाइजेशन एनर्जी साथ में चलते हैं। फिर साइज ही ना भूल जाओ, फिर से प्रैक्टिस नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है। ये रख कर दिया आपने, लिख दिया? नहीं कोई बात नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है आपका स्कैंडियम टू क्या होना चाहिए? जिंक बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए था ना? यस। ये नहीं होगा बस। 3D सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 632 में भी 658 650 वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है। 653 717 762 758 740 36 maybe 745 906। अब देखो जरा ट्रेंड, अब देखो क्या चल रहा है इसका? इंक्रीज हो रहा है ना? तो क्या ये जर्नल एक ही ट्रेंड में होगा इसको? क्या है ये? देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में आपका आधे हद तक इंक्रीज हो रहा है, क्या है? इंक्रीज। फिर वहां आगे क्या हो रहा है? फिर से इंक्रीज, है ना?
ये देखो, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको हम झुठला नहीं सकते। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है आपके लैब में। हर एक स्कैंडियम एटम को लिया, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी गई, तो मेजर किया, इस तरह से एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो है। हम उसको ये नहीं कहेंगे ये गलत है। हाँ तो इंक्रीज देख रहे वैल्यू, वैल्यू देखो आगे क्या क्यों ऐसा सोचो जरा। आपको क्या पता है, नॉर्मली जब आप अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा। जनरली होना चाहिए था इंक्रीज, है ना। किस वजह से होना चाहिए था इंक्रीज? क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से बढ़ता है? प्रोटॉन के नंबर को बढ़ने की वजह से, जेड इफेक्टिव बढ़ने से, ठीक है। पर यहाँ देखो, जैसे ही तुम यहाँ देखोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दो स्कैंडियम की क्या है 3d1 उसकी 4s2 3d2, यहाँ पे d3, यहाँ पे 4s1 बोलो 3d5। तो क्या ये हाफ फिल है ना? यहाँ पे क्या है, ये भी तुम्हारा हाफ फिल है। वहां देखो आगे, आगे क्या है? हाफ फिल तो नहीं है। अब देखो इसका रीजन क्या होने वाला है, पहले समझ लो, लिखवा तो मैं दूंगी आपको, है ना। समझने का रीजन क्या है, मैंने कहा है बी ब्लॉक की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपके जो जर्नल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन आती है। उसके रीजन क्या क्या होने वाले हैं? उसके 3 रीजन है। आप आयनाइजेशन एनर्जी को सीधा नहीं बताओगे कि साइज के अकॉर्डिंग, कि हमारा साइज इधर छोटा हो रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। पहला रीजन है आपका साइज, पहला क्या है साइज। दूसरा रीजन है शील्डिंग इफेक्ट या फिर रिपल्शन, क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा, सिग्मा रिपल्शन, ठीक है। और आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखवाने वाली है। एक क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिपल्शन एंड जेड इफेक्टिव। डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल 3 चीजें, कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सिग्मा विच इज रिपल्शन, एंड आपका क्या रिस्पॉन्सिबल है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो यहां से यहां जब मैं जा रही हूं, तुमने क्या कहा मैम, यहां से यहां क्या हो गया? प्रोटॉन बढ़ गया, बड़ा एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर 21 22। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव बढ़ा होगा। क्या बढ़ा है यहाँ पे? जेड इफेक्टिव क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई होगी? बड़ी होगी, बड़ी भी है। पर यहाँ पे क्या हुआ है ऐसा? अगर इसका डिक्रीज हुई है वैल्यू, क्यों हुई है डिक्रीज? यहाँ पे क्या है? जेड इफेक्टिव मैं नहीं कह रही नहीं बढ़ा, मैं ये नहीं कह रही जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा है और प्रोटॉन भी बढ़ा है। इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा है, प्रोटॉन भी बढ़ा है, साथ में आपका रिपल्शन भी इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? रिपल्शन। रिपल्शन बढ़ गया। रिपल्शन किससे ज्यादा बढ़ गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो इस वजह से क्या हो गया, अगर रिपल्शन बढ़ गया तो साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी थी कम। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। पर यहाँ पे फिर बढ़ गया। यहाँ पे क्या है? हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता है क्या है? इस तरह आप बताओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, पर वो स्टेबल है। क्या है? इसलिए फिर ये ट्रेंड वापस से इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे तुम्हें पता है ये भी हाफ फिल होता है, प्लस हाफ फिल के साथ और क्या बढ़ा है? यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, जेड इफेक्टिव। साथ में क्या बढ़ा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पर इस केस में अब क्या हो गया? यहाँ पे इस केस में ये तो हाफ
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देख ले। पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा जिंक की है, फिर तुम्हारे आयरन की है। एक बार बहुत ध्यान से देख ले। ऐसा क्या हो गया इसमें, मैंगनीज तो हाफ फील्ड था, जेड इफेक्टिव भी था। अब देखो तुमने क्या कहा कि मैम ये हाफ फील्ड है, इसमें कहा इसमें डेफिनेटली जेड इफेक्टिव बड़ा होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। पर अब इस केस में क्या कहूं मैं, जो तुम्हारा जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज्यादा ही बड़ा होगा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी से, समझे। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी दे रही है, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन दे पा रहा होगा, जेड इफेक्टिव। कौन दे पा रहा होगा, जेड इफेक्टिव भी तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तो बढ़ाता है। तो ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हमें थोड़ा तो प्रूफ करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिक्रीज होने लग गया, उसके बाद यहाँ रिपल्शन बढ़ने लग गया, सिग्मा इंक्रीज, फिर यहाँ पे फिर सिग्मा इंक्रीज, फिर इन दोनों का आंसर आया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुली फील्ड। फुली फील्ड है, D10 होता है ना, तो फुली फील्ड की वजह से ये बढ़ गया। फिर ये फुली फील्ड है फुली फील्ड, यस फुली फील्ड प्लस जेड इफेक्टिव। देख लो क्या ऑर्डर है, जो नॉर्मल वाला मैंने तुम्हें बताया वो पढ़ा था हमने क्लास 11 में। डी ब्लॉक का किस तरह से चल रहा है, रीजन थोड़ा सा देख लो, है ना। स्टार्टिंग में क्या हुआ, तुम्हें पता है नॉर्मली जब हम चलते हैं अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और लार्ज इलेक्ट्रॉन में साइज बढ़ जाता है। पर आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तीन ट्रेंड है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। किस पर डिपेंड करता है, तीन। कौन सी है वो तीन चीजें, एक साइज हो गया, एक क्या आपका सिग्मा रिपल्शन हो गया, दूसरा आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है, तीनों ही जाके बताएगी। अगर तुम कहो कि मैं साइज के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, 2 मिनट के लिए कोई कहे ना मैं साइज के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो साइज के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी तो नहीं बता सकते। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई, जो स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझे। पहले यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ कितना था, 21, 22 हो गया तो प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ा तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा वैल्यू बढ़ी। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ सिग्मा ज्यादा बढ़ गया। सिग्मा क्या होता है, रिपल्शन, रिपल्शन बढ़ गया तो वैल्यू घट गई। यहाँ यहाँ हाफ फील्ड आ गई, हाफ फील्ड के बाद यहाँ भी हाफ फील्ड आ गई, उससे पहले आयरन। हाँ मुझे बता रही बेटा, ठीक है। ये देखिए यहाँ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ये वाला क्रोमियम हो गया, फिर मैंगनीज है, हाफ फील्ड के साथ क्या बढ़ गया, साथ में हाफ फील्ड के साथ जेड इफेक्टिव बढ़ गया। यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं है, सबका मकसद ही है जेड इफेक्टिव क्या दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है ना। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना आपका न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में स्टेबिलिटी आएगी। जेड इफेक्टिव वही तो दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबिलिटी दे रहा है, पर वो ज्यादा स्टेबिलिटी कौन दे रहा है फिर वो बताएगा। यहाँ कह रहा है ज्यादा स्टेबिलिटी डेफिनेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे रहा होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा। हाफ फील्ड स्टेबल होता है पर इसकी स्टेबिलिटी कम है, कम स्टेबिलिटी दे पा रहा है, समझे आप। फिर उसके आगे क्या है, इसके बाद यहाँ रिपल्शन ही बढ़ने लग गया। जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा था, रिपल्शन ज्यादा बढ़ने लग गया। रिपल्शन ज्यादा बढ़ा तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। यहाँ भी जल्दी निकलेगा, पर यहाँ D10 हो गया, D10 हो गया तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल है तो वैल्यू देखो फिर बढ़ने लग गई। यहाँ पे जेड इफेक्टिव फुली फील्ड के साथ साथ जेड इफेक्टिव बढ़ गया। क्लियर है ये वाला, इसको नोट भी करो फिर मैं लिखवाती हूँ आपको, ठीक है। हाँ क्वेश्चन आते हैं, उनकी वैल्यूज याद करो, नहीं आपको ट्रेंड रखना है। वैसे तो याद रखने में कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से, है ना। बाकी आप देख लेना, स्टार्टिंग में अगर आपको पता पूछा जाए कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, जिंक की, किस वजह से, उसके बाद आयरन की, है ना। ऐसा दो चीजें तो याद रख ही सकते हैं।
कॉपर की लिखी तो मैंने 745। देख कोई चीजें ऐसी होती है ना, हम खुद नहीं बताते कि हमने ये लिखा है ना। कुछ चीजें लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ है और उन्होंने कहा 3 चीजों पे हमने आंसर निकाला है, तो हम उसी चीज पे चलते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, अभी एक ही टॉपिक नहीं होने वाला फिर आज हमारा आयनाइजेशन एनर्जी लिख दिया। अब लिखो आयनाइजेशन एनर्जी का जो मैं लिखा हूँ सॉरी लिखाने वाली बात है। ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अक्रॉस द 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज across the 3D series scandium to zinc, but not smoothly. There are small irregularities due to change in first है आपका फर्स्ट पॉइंट देखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। There are small irregularities due to change in first है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ब्रैकेट में लिखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट लिखना इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सिग्मा। थर्ड पॉइंट हाफ एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सेकंड क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। थर्ड हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि आपको बताना है फ्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का, क्या लिखेंगे? जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है ना कि रेगुलर, वैसे तो क्या होता है ओवरऑल लेफ्ट टू राइट स्कैंडियम टू जिंक इंक्रीज होता है, बट कुछ इरेगुलरिटीज भी आ रही है इसमें। किस वजह से आ रही है? 3 फैक्टर जो लिखवा दिए हैं, फिर इनके रूल बता दिए, सीधा लिखोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे इतने में। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, समझ आया आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारे 2-3 तरह की होती है, पता है आपको? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, ऐसा कुछ पढ़ा है आयनाइजेशन में? कुछ नहीं पढ़ा। अब सीधा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इन द 3D series, ionization energy of iron is greater than manganese. why? ये क्वेश्चन तुम खुद करके आओगे, अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बना के आओगे और करके आना है, हो जाएगा ना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को करवाने से पहले मैं बताती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। देखो अब मैं बताती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या होता है ना? तुमने ये चीज देखी है, कोई मेटल है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब मेटल पक्का गैसीय स्टेट में कहाँ है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है एलिमेंट के गैसियस स्टेट से। क्या निकालना? इलेक्ट्रॉन निकाल दो, -1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या हो गया? मेटल +1। कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है? फर्स्ट। जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला ही निकाल रही हूं मैं अब, तो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है? फर्स्ट। अगर मैं सेकंड की बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड का मतलब एक निकल चुका है, अब कहां से निकालूंगी? प्लस से। यस। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, -1 और इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया ये? M2+। कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है ये? सेकंड। फिर मैं बात करूंगी +2
M+. तो ये कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है? थर्ड. तो यहाँ से मैं ओवरऑल कह दूं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड. सक्सेसिव का मतलब सही है, सब सही है. सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक जो इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं क्या करूं, आयनाइजेशन एनर्जी जो तुम्हारी लेट्स सपोज ये वैल्यूज है, क्या है वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ये तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड. थर्ड वाले की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा सेकंड से ज्यादा होती है, सेकंड वाले की फर्स्ट से ज्यादा होती है. ऐसा क्यों होता है देखते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं चल रही हूँ मैंगनीज पे, कहाँ पे जा रही हूँ? मैंगनीज. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ जल्दी. इसमें 4s/3d5. 4s/3d5. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है? फर्स्ट. तो क्या बन गया ये? +1. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बताओ जरा. 25. प्रोटॉन 25. यही है ना? यस सर. पर अगले वाले का इलेक्ट्रॉन निकालूंगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो. अब सेकंड केस में क्या हो गया? अब मैं Mn+1 से निकालूंगी तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 24. प्रोटॉन कितने हैं? 25. 25 लोग 14 को 24 को ज्यादा अच्छे से खींचेंगे. यस सर. यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे 25 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है वो 25 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे. यस सर. पर यहाँ पे 25 लोग 24 को खींच रहे हैं. ज्यादा अच्छे से खींचेंगे, ज्यादा अच्छे से खींचेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी. तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो तुम्हारी वो क्या होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी. होगी ज्यादा. यस सर. तो क्या हो जाएगा? Mn+2. फिर उसके बाद थर्ड केस है Mn+2 से Mn+3 की तरफ जा रहा है. तो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी है? थर्ड वाली. इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ भाई. प्रोटॉन तो 25 है. 23. तो 25 लोग 23 को ज्यादा अच्छे से खींचेंगे तो ये वाली एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है. तो मेरे पास वैसे वैल्यू थी, चेक करिए. शायद मुझे याद ही है. अगर गड़बड़ भी हो जाए तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेट्स सपोज मैं लिख रही हूँ. कितनी लिखवाई थी मैंने मैग्नीज की? 700 के करीब. 717. और इसकी 1500 की रेंज में. कितना है ये? 3200 अप्रॉक्स. समझ रहे हो कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कितना टफ हो जाएगा? बहुत हो जाएगा. ठीक है. पेपर में पूछा जाएगा व्हाई द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, या मेटल लिख दोगे ना? बिल्कुल. क्या है इसका आंसर? ये बना भी दोगे तो क्या दिक्कत है? वही बना देंगे. कितना टाइम? 10 मिनट. कोई बात नहीं, भेज देते. 5 मिनट में भेज देते. हो गया? यस. हो गया, कंप्लीट हो गया. कर दूं मैं इसको? आप क्वेश्चन ये तुम खुद करके आएंगे. अभी तो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हुआ. करवाऊं. इसका रीजन लिख लेना खुद. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होता है. ठीक है. यस. Question number 1. Why the first ionization energy of copper is less than zinc? Second है तुम्हारा third ionization energy of manganese
बता दूं? +3 नहीं आएगा, +3। अरे इसके बाद निकालना ना आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो तुम्हारी थर्ड वाली तो यहाँ पे चलेगी। यस सर। ठीक है, तो निकालना तो इसी से है। अभी ये हाफ फिल हो गई, हाफ फिल हो गई तो अभी स्टेबल हो गई। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। वाई ये करके आएंगे क्या है? कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जिंक से ज्यादा होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी में आपको डाउन द ग्रुप भी बता देती हूँ, क्योंकि कल मैं वापस नहीं करवाना चाहती। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डाउन द ग्रुप। कहाँ पढ़ रहे हैं? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में क्या होता होगा? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है। समझाएंगे भी, कर लेंगे खुदा। साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या होता है? आयनाइजेशन डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डिक्रीज होनी चाहिए थी, पर होता क्या है? अगर मैं बात करूंगी 3D 4D 5D, 3D और 4D में तो इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ साइज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? साइज बढ़ने से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। साइज बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। घट गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, पर यहाँ पे फिर बढ़ जाता है। यहाँ क्या लेंथ नॉट अट्रैक्शन याद आ रहा है? पूरे ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यस मैम। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से न्यूक्लियस का सारा